नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं वैदिक स्कूल में उपनयन संस्कार समारोह से। बता दें कि आज जम्मू के अम्फला में स्थित वेद विद्यालय में उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत के लिए धार्मिक संस्कार को अपनाया। इस संस्कार के माध्यम से छात्रों ने वेद और शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ ब्रह्मचार्य जीवन के महत्व को भी समझा। विद्यालय ने इस आयोजन के माध्यम से छात्रों को अपनी जड़ों से जुड़ने और पारंपरिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा ज़रूरी जो है ये रहता है उन बच्चों के लिए जो वेदों की शिक्षा ले रहे हैं? ये हमारे जीवन का एक संस्कार है। जैसे आप षोडश संस्कार के बारे में जानकारी रखते हैं, जन्म है, कर्णछेदन संस्कार है, निष्क्रमण है, विवाह संस्कार जितना जरूरी होता है उतना ही यज्ञोपवीत संस्कार भी है। आज हम मूलतः प्रायः हम देखते हैं कि शादी के समय ये संस्कार कराया जाता है, पर जो सही उम्र है संस्कार कराने की अभी तो लुप्त हो गया है। पर जो सही उम्र है, नियमानुसार जो उम्र है वो 12 वर्ष से पहले की उम्र तय है। तो आज यहाँ पर वेद मंदिर कमेटी के द्वारा और भी हमारे साथ और भी कुछ संस्थाएं मिलकर अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करा रही हैं। ऐसे 70 बच्चों का आज यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। कितना ज़रूरी रहता है वेदों की शिक्षा ग्रहण करने से पहले? वेदों की शिक्षा ग्रहण करने से पहले इसलिए यज्ञोपवीत जरूरी है कि वो गायत्री जप का अधिकारी हो जाता है। अभी आप गायत्री उपदेश सुनेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ब्रह्मचारी के लिए कितना कठिन है जीवन जीना। ज़मीन पर सोना, अपने सारे काम स्वयं करना, श्रृंगार नहीं करना, तो वो सब जनेऊ से रिलेटेड ही काम होता है। और वो अत्यंत इतना ज़रूरी है, जैसे लोग कहते हैं ना कि 18 वर्ष के बाद घर के बुजुर्ग अपने बच्चे के लिए विवाह के लिए सोचने लगते हैं कि भाई मेरे बच्चे के लिए, मेरी लड़की के लिए मुझे विवाह ज़रूरी है। विवाह से पूर्व होने वाला ये संस्कार है जी। इसके बाद है वेदारंभ, जो अभी आपके सामने आपको देखने के लिए मिलेगा जी। तो क्या कहना चाहेंगे, लास्ट ईयर भी जब इस तरह की प्रक्रिया हुई थी तब बच्चों की इतनी संख्या थी, लेकिन अब तो बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर आए हैं जो इस तरह में बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है, वेदों की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए और ज़्यादा जो अवेयरनेस उनमें आ रही है और ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं? पिछली बार जब हम यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे थे तो 35 बच्चे हमारे पास थे। इस बार वो संख्या बढ़कर 60-70 चली गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सूचना नहीं थी, जो हमसे जुड़ नहीं पाए, जिसका संस्कार बाकी रह गया, छोड़ गया, क्योंकि एक दिन पहले से ये नियम बच्चों के ऊपर लागू हो जाता है। तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं जो कि यंग बाइट्स के माध्यम से देख रहे हैं, क्या बताएंगे? जी, आप हमको वेद मंदिर कमेटी एक बहुत प्राचीन संस्था है, बाल निकेतन के नाम से यहाँ जानते हैं। यहाँ पर एक वेद विद्यालय चलता है, महाराजा प्रताप सिंह वेद विद्यालय। उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम यहाँ पर वेदों की शिक्षा देते हैं। हमारे अभी जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो विद्यालय चलते हैं, ऐसे 7 वेद विद्यालय चलते हैं, जिसमें 150 छात्र और 10 अध्यापक उनको वेदों की शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। मैं नागरमल गुप्ता वेद मंदिर कमेटी के सेक्रेटरी से दायित्व पर हूँ। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी वेद मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम जो है, जिसमें हमारे समाज में जो एक 16 संस्कार जो होते हैं उनमें से एक प्रमुख संस्कार जो है यज्ञोपवीत का, जिसको उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, उसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर सभी को बताया गया है कि हमारे वेद मंदिर द्वारा अभी 7 वेद विद्यालय जो है वो संचालित हो रहे हैं। एक जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह वेद विद्यालय, एक खून में जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और एक परमंडल मांडली में पड़ता है, एक परमंडल में पड़ता है, एक कटरा में पड़ता है, एक कठुआ में पड़ता है। इस प्रकार 7 जो हैं हमारे वेद विद्यालय जो चल रहे हैं, उनके जो नए बच्चों की भर्ती हुई है, 60 बच्चे जो हैं उनका ये उपनयन हुआ है। तो ये एक बड़े हमारे लिए सौभाग्य है। और इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 15 साल पहले यहाँ पर जब हमारा विद्यालय शुरू हुआ था, वहाँ केवल 8 बच्चे, वो भी बाहर से आए हुए थे, लेकिन लोगों द्वारा एक बड़ा अच्छा लगा कि वेदों के और वेदाध्ययन के लिए लोग बड़े उत्साहित रहे, और आहिस्ता आहिस्ता ये विद्यालय जो है बढ़ता गया, और आज की डेट में हमारे 7 विद्यालय हो गए हैं। ये बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है।
तो इसके लिए मैं और आह्वान भी करना चाहता हूँ सभी जनता से कि अपने बच्चे जो हैं ये इसके लिए बड़ी अच्छा स्कोप है आगे बढ़ने का। केवल ये कर्मकांडी नहीं है, बल्कि ये विद्या जो है वो बड़ी आगे 12th के बाद अच्छी अच्छी शिक्षा और जहाँ पर भी जाना चाहे बच्चे वहाँ उसमें जा सकते हैं। पॉलिथीन के टेंट में रहने वाली तराल की लड़की ने बिना कोचिंग के 92% से अधिक अंक किए प्राप्त। एक पॉलिथीन के टेंट में रहने वाली लड़की ने बर्फीली रातों में अपने सपनों को ठंड से मरने नहीं दिया। उस लड़की का नाम है शबनम सादिक। तराल के एक छोटे से गांव पनर जागीर में जहां तक अभी ढंग की सड़क भी नहीं पहुंची, जहां कोचिंग सेंटर सिर्फ शहरों की कहानी है, वहां की एक ट्राइबल लड़की ने 12वीं की परीक्षा में 463 नंबर लाकर पूरी कश्मीर घाटी को गर्व महसूस कराया। ना कोई कोचिंग, ना कोई खास साधन, बस अपने हौसले के साथ, माँ बाप के भरोसे और स्कूल के शिक्षकों की दुआओं के साथ शबनम ने वो कर दिखाया जो आसान नहीं था। मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी ताकि अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, जहां आज भी सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन सपने हैं। इन शब्दों में सिर्फ एक इरादा नहीं, एक जुनून झलकता है। उसके सफर में सर्दी थी, अंधेरा था, लेकिन हर रात उसके टेंट के एक कोने में उजाला था। उसकी किताबें, उसका हौसला, उसका सपना। आज जरूरत सिर्फ तालियां बजाने की नहीं है, जरूरत है आगे बढ़कर ऐसे सपनों को रास्ता देने की, शबनम जैसे बच्चों को उनका हक दिलाने की। जी, मेरा नाम शबनम सादिक है। मैं काठवाड़ पनिया तराल से बिलोंग करती हूँ और आज जो रिज़ल्ट निकला 12th का, उसमें मैंने 92.6% स्कोर किया। जी, मेरे मामा पापा ने बहुत सारी स्ट्रगल की है मुझे पढ़ाने के लिए और मैंने भी बहुत सारी स्ट्रगल की है। मेरे मामा पापा जो है वो इलिटरेट है और मामू की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई है क्योंकि वो एक टीचर है, तो उसने मुझे हर स्टेज पे गाइड किया है। तो फ्यूचर गोल जो है वो यूपीएससी है, तो उसी के लिए प्रिपरेशन। इसके बाद अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैं 3 पॉइंट कहना चाहूँगी कि पहला कि जो सिलेबस है उस पर ध्यान देना है कि सिलेबस क्या है। उसके बाद कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए और मैं बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप कंसिस्टेंट रहेगा तो उतना ही अच्छा होगा। और लास्ट में बोलना चाहूँगी कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं की, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और खुद भी अभी यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पे भी सब कुछ अवेलेबल है, तो कोचिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत। जब रिज़ल्ट सुना मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इससे ज़्यादा किया था, मगर खुश है सारे। तो आज कांग्रेस द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनजातीय जनगणना की घोषणा का स्वागत। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के प्रयासों की बताई गई जीत। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, सरकार के कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारी इस मीटिंग का जो है एक ही मकसद था कि जो एक बहुत बड़ा फैसला हिंदुस्तान की कैबिनेट ने लिया कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने का, ताकि हर एक को इंसाफ मिल सके, इसके लिए हम यूनियन कैबिनेट का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन श्री राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, जिन्होंने 4-5 बरस लगातार इसको करवाने के लिए जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाई हर फोरम में, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाद, हम उनको, राहुल जी को, खड़गे साहब को, कांग्रेस हाईकमान को मुबारकबाद देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने एक बहुत अच्छा फैसला मुल्क के अवाम के लिए करवाया है। इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वदेशी जागरण मंच ने जम्मू में पत्रकार वार्ता कर जम्मू कश्मीर में ई कॉमर्स बहिष्कार अभियान शुरू किया। बता दें कि स्वदेशी जागरण मंच ने जम्मू कश्मीर में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के बहिष्कार का आह्वान करते हुए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान 1 मई से 10 मई तक चलेगा और इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और आर्थिक स्वतंत्रता का संदेश फैलाना है। आज यहाँ पर ये हमारा जो कार्यक्रम है, इसका स्वावलंबी भारत अभियान के तहत, जैसे ये 2021 में जो शुरू हुआ था, उसके तहत आज यहाँ पर अमेज़न और वॉलमार्ट और दूसरा फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट जो था इंडियन की एजेंसी थी, यह ऐसा सबको ज्ञात होगा कैसे इन्होंने ये अपनी एजेंसी उनको दे दी। वॉलमार्ट के ये मर्जर हो गया इसके बीच में,
अभी ये कैसे कैसे हमारे यहाँ पर बाजार पर, पूरे बाजार पर कब्जा कर रखा है इन्होंने। हमारे जो बाजार में जो रिटेलर भाई साहब हैं, लघु उद्योग जो है, वो कैसे कैसे सफ़र कर रहा है इसमें। आप देख रहे होंगे कि हर घर में इतना कि दूर दराज जगहों में भी ये पूरा सामान वहाँ पर उपलब्ध रहता है। वहाँ पर खासकर हमारे नौजवान क्या, प्रौढ़ क्या, उनको इसी से ये व्यवस्था वहाँ पर ये मिल जाता है। तो ये कैसे कैसे हम ये आग्रह करने के लिए भी आए हैं यहाँ पर कि पूरा ये 10 दिनों तक, खासकर ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे, तो पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे तो कर ही रहे हैं इसमें। तो पूरे इसका बाइकाट, स्पेशल बाइकाट भी होगा। वो पहले भी यहाँ पर वो कर रहे हैं अपने तन मन धन, और जैसे भी हो सकता है ये इसको बनाना, जैसे स्वावलंबन भारत के तहत वो कर रहे हैं। और सभी बाकी वालों से भी आग्रह करेंगे कि वो खासकर इन 10 दिनों तक वो कोई भी बाहर से इसका कोई भी बिजनेस वगैरह ना करे। आपको ज्ञात होगा कि ये B2B, बिजनेस टू बिजनेस विषय में ये फॉरेन कंपनी जो थी, अमेज़न और वॉलमार्ट, इनको लाइसेंस वगैरह दिया गया था। अभी ये B2C कर रहे हैं, ये बिजनेस टू कस्टमर, वो खाली हमारी भारतीय कंपनियों का, जैसे रिलायंस है, टाटा है, एक जंगली.com के नाम से है, पतंजलि है, वो सारा सामान जो भी है वो घर घर में पहुंचता है उससे। और ये जो हमारा इसका बहिष्कार करने के लिए हमने योजना बना रखी है कि हमारी प्रांत में पूरे जिले जितने भी हैं, हर एक जिले में ये कार्यक्रम 1 से लेकर 10 तारीख तक विभिन्न प्रकार रहेंगे। इसके कई जगह मोटर रैली रहेगी, मोटरसाइकिल की रैली रहेगी, और कई प्ले कार्ड वगैरह वो जहाँ पर वो डिस्प्ले होगा उसका, उसमें क्या है, कुछ स्लोगन लिखे होंगे। जैसे हमारा बहुत पुराना स्लोगन है स्वदेशी की, जब ये स्थापना हुई कब से, 1992 में, नवंबर 22 1992 में हुई इसकी स्थापना। तब से ही उसमें वहाँ पर बोला जाता था, दूध दही थाली में, पेप्सी कोला नाली में। और ये आज ये भी बता दें कि ये पेप्सी कोला की अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है। किस लिए, एक आप ग्लास लेंगे कि शीशे का ग्लास, उसमें अगर अंडे को डालेंगे तो अंडा भी वो टूट जाता है। तो वो इसके कितना उसका हमें नुकसान होता है इसके बीच में, जब ये हमारे शरीर में जाता है, कितनी भयंकर बीमारियां उससे बनती हैं। ऐसे ही जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, ये भी है इसमें, जगह जगह जाएंगे और स्वदेशी विदेशी की हमारी एक सूची रहती है। हर एक जगह जाएंगे तो उनको, लोगों को पता भी होना चाहिए। उनको बोलेंगे कि नहीं जी ये नहीं करेंगे आप, उनको उसका अल्टरनेट भी चाहिए उनको। तो अल्टरनेट उनको हमें बताना है कि नहीं, ये अल्टरनेट ये है। हमारी कंपनियां हैं, रिलायंस है, जैसे मैंने बता दिया, रिलायंस है, टाटा है, और जंगली.com है, पतंजलि है, ऐसे ही हमारे और हैं, क्या क्या रहते हैं उसमें। तो पूरे डिटेल के साथ उनको जाएंगे, जब जो सूची हमारी आएगी उसमें सूची में सब कुछ होता है। तो आज यहाँ पर आपको अवेयर करने के लिए कि पब्लिक में वो सारे में जाए और हमारा ये विषय क्लियर हो जाए, ये किस लिए है, क्यों कर रहे हैं और किस लिए। ये 1 से लेकर 10 मई तक रहेगा हमारा कार्यक्रम। जम्मू शहर का नया बस स्टैंड, जिसे एक आधुनिक और सुव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया था, आज बदहाल है। सफाई व्यवस्था न होने के कारण डंपिंग ग्राउंड जैसा नजर आ रहा है। यहाँ फैली गंदगी, बदबू और खुले में शौच जैसी समस्या न सिर्फ यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है, बल्कि यहाँ के दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी असर डाल रही है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह नया बस स्टैंड है, लेकिन चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मेरा नाम सुमित वर्मा है और मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, क्या कहेंगे, लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं सुचारू रूप से चलते हुए, कितनी मुश्किल आ रही है? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। कोई भी आता है, कोई यात्री आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। तो हमने वैसे भी काफ़ी बार कंप्लेन करी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। बट यहाँ पे कुछ भी, ऐसे 4 साल हो गए हमें, हर एक हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, वीसी साहब की बात की, हर एक बंदे की बात की है, काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी करी, लेकिन कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक। तो कितना मुश्किल होता है इतनी गंदी स्मेल में यहाँ पर रहना, काम करना, क्योंकि यहाँ पर
फूड स्टॉल भी है, बाकी दुकानें भी हैं, तो कितना मुश्किल होता है सबके लिए? मैम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कई बारी तो हमने वीडियो बना के यहाँ पे यात्री जो आते हैं वो कहते हैं कि सर ये कितना गंदगी है यहाँ पे, आप कहते क्यों नहीं कुछ। लेकिन हमने बहुत बारी कंप्लेन की लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, कुछ भी नहीं हुआ। 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं आया इस चीज़ का कि जिस यहाँ पे मकसद सफाई के कराई लिए जाए। बनाई गई थी उस मकसद पे काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी मेंटेनेंस 0% मेंटेनेंस है यहाँ पे, कोई मेंटेनेंस नहीं है आज तक यहाँ पे बिल्कुल। कंप्लेंट इसको लेके की आपने? कंप्लेन करी है मैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हर एक डिपार्टमेंट 2-3 डिपार्टमेंट में कंप्लेन करी है, जेडी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करी है हमने, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अपील करेगी? अपील मैम यही रहेगी कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। नया बस स्टैंड है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा है, 220 करोड़ लगा है यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ी मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए ताकि बाहर के लोग आए यहाँ पे और यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे अच्छी सफाई हुई है, लेकिन बढ़िया रहे। तो यहाँ पे जगह, जिस जगह पे आप रहते हैं, काम करते हैं, इसका रेंट भी तो आपसे लिया जाता है। रेंट भी पूरा लिया जाता है मैम, रेंट तो हर मंथ हम देते हैं, हर मंथ हम यहाँ पे रेंट पे करते हैं। तो क्या लगता है जो आप दे रहे हैं उसके बदले में आपको ये सब मिल रहा है? मैम क्या ही कर रहे हैं, अब तो फंसे हुए हम और तो कुछ नहीं है। दुकानदार, पहले हमारी शॉप अच्छी जगह थी, वहाँ से हमें रिहैबिलिटेट करके यहाँ पे हमें शिफ्ट करा गया। हमने जब शिफ्ट करना उसके बाद में तो हमें यही बताया गया था कि आपको काफ़ी अच्छी जगह मिलेगी, लेकिन जब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक तो स्मेल ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मेंटेनेंस 0 मेंटेनेंस है, तो खुद हम परेशान है कि कहाँ जाएँ यहाँ पे। तो वॉशरूम नहीं बनाए गए यहाँ पर? वॉशरूम बनाया, वॉशरूम एक वॉशरूम से कुछ होता है नहीं, इतना बड़ा बस स्टैंड बना दिया, वॉशरूम एक वॉशरूम से क्या ही होगा, वो भी एक कॉर्नर में बनाया है, तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है, और इस वही तरह वॉशरूम की टूरिस्ट हालत आते हैं बहुत यहाँ बुरी पे? हालत है। हाँ जी, टूरिस्ट आते हैं यहाँ ना पर? टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट बार चले जाते हैं, कोई मार्केट में आता है, कुछ नहीं, मार्केट में आखिर कोई आएगा ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मेल इतनी ज़्यादा है। जैसे वो देखते हैं यहाँ पे स्मेल इतनी ज़्यादा है, कोई अंदर आता ही नहीं है, मार्केट खाली पड़ी है, आप देख ही सकते हैं सारी। अपील क्या करेंगे? अपील हम यही मैम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, प्लीज़ इसकी मेंटेनेंस देखी जाए, उसमें अच्छा इसका सोल्यूशन निकाला जाए, सफाई रखी जाए, ताकि हमारे पास यहाँ पे कस्टमर चले, हमारी मार्केट जम्मू का बस स्टैंड अच्छा दिखे। जी, आपका नाम? जी मेरा नाम गुलशन है, बस स्टैंड शॉपकीपर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलातें नई बस स्टैंड में आ रही है? देखिए ऐसा है कि मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्डिंग बिल्कुल नई बनाई हुई है, और आज की डेट में देखा जाए तो इसकी इतनी बैड कंडीशन, इतनी बुरी हालत है इस बिल्डिंग की, और मेंटेनेंस के नाम पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। साफ़ सफाई का बिल्कुल काम नहीं है यहाँ पे, गंदगी जगह जगह पड़ी है, सामने लोग पेशाब करते हैं, यूरिन, ड्राइवर कनेक्टर जो भी हैं, और बाहर के जो पैसेंजर जब यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यात्री हो गए या कटरा से कोई आ रहा है या कोई बाहर से भी आ रहा है, तो वो जो यहाँ पर देखते हैं सामने यूरिन कर रहे हो, तो वो यहाँ से पैसेंजर जब निकलता है तो बहुत ही शर्म और जल्द सी महसूस होती है कि देखो यार एक ऐसा बस स्टैंड है कि यहाँ पर सामने लोग पेशाब कर रहे हैं, इतनी गंदगी है और इतना गंदगी का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, सफाई के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे ड्राइवर से वो यूरिन करने के लिए यहाँ पर क्यों आते हैं? यहाँ पे वॉशरूम नहीं बनाया गया? देखिए वॉशरूम एक आगे है, और हमने वीसी साहब को पहले एक बार एप्लीकेशन दी थी कि पीछे बैक साइड में जो है वहाँ पे यूरिन के लिए कोई ना कोई स्टैंडिंग वाला या कुछ ना कुछ बनाया जाए, तो लेकिन चलो उन्होंने बात, हमने एप्लीकेशन दी थी, अभी फ़िलहाल तक तो वो उस पर कोई गौर तो किया नहीं गया है, लेकिन हमें ये लगता है कि साफ़ सफाई के नाम पे बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा बुरी हालत इस बस स्टैंड की है, और जो ठेकेदार जिन्होंने ठेका लिया कम से कम उनको देखना चाहिए। एक तो सफाई कर्मचारी यहाँ पे बहुत कम है, और दूसरी बात यह है कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर कम से कम भी 36 के करीब होने चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर 10 या 12 सफाई कर्मचारी होंगे, तो वो बेचारे क्या करें। सफाई कर्मचारी वो काम करते हैं? हाँ काम करते हैं, लेकिन गिनती काउंटिंग में कम है। वो सफाई कर्मचारी की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, 36 के करीब होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है 10 या 12 के करीब यहाँ पे हैं, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, जाले लगे हुए हैं और गंदगी का ढेर है यहाँ पे, यहाँ से जो भी निकलता खाली स्मेल ही आती है और कुछ नहीं आती है। क्या लगता है जिस मकसद से बनाया गया था वो पूरा हो पा रहा है या नहीं? वो नहीं हो पा रहा है। जिस मकसद से ये बनाया गया था, 213 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, तो इतना साफ इतना अच्छा था। जब नए नाम हम जहाँ पर बैठे थे, जब हम यहाँ पे आए थे शॉपकीपर एसोसिएशन, तो उस टाइम तो अच्छा था। आज की डेट में देखा जाए तो यहाँ पे गंदगी का ढेर है, गंदगी के अलावा और कुछ नहीं है बस। जो पैसेंजर्स आते हैं वो भी चले जाते हैं? पैसेंजर तो आते हैं यहाँ पे, बस स्टैंड है तो पैसेंजर तो आएंगे, लेकिन जब वो देखते हैं गंदगी है, इतनी स्मेल आती है, उनको जाते ज़रूर हैं, आते भी हैं, लेकिन गंदगी की वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। दुकानों में नहीं आ पाते तो खरीदारी नहीं कर पाते हैं? एक खरीदारी का देखिए मैडम ऐसा है कि वैसे भी आज का जो डेट है, जो माहौल है, उसकी वजह से काम तो कम है, लेकिन जो गंदगी की ये समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है इस गंदगी को थोड़ा सा दूर करना चाहिए बस। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।